आज हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो आ गए आप। इस वीडियो के अंदर हम न्यूटन का सेकंड लॉ देखेंगे। तो मान लो कि ये गन है एंड इस गन से एक बुलेट निकली एंड इस ऑब्जेक्ट पे जाके लगी, तो ये बुलेट इस ऑब्जेक्ट के अंदर घुस जाएगी। एंड अगर हम इसी मास का एक पत्थर ले लें, यानी जितना इस बुलेट का मास है उतना ही इस पत्थर का मास है, एंड अगर इस पत्थर को कोई मारे तो यह पत्थर ऑब्जेक्ट के ऊपर लगकर नीचे गिर जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बुलेट का इम्पैक्ट था वो इस पत्थर के इम्पैक्ट से ज़्यादा था, क्योंकि बुलेट ने इस ऑब्जेक्ट के अंदर छेद कर दिया पर पत्थर इस ऑब्जेक्ट का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो इस बुलेट का इम्पैक्ट पत्थर के इम्पैक्ट से ज़्यादा है। क्यों इस बुलेट का इम्पैक्ट पत्थर के इम्पैक्ट से ज़्यादा है? तो सीधी सी बात है, क्योंकि इस बुलेट की वेलोसिटी पत्थर की वेलोसिटी से ज़्यादा थी। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का इम्पैक्ट वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक और केस लेते हैं। इसके अंदर हम दो बॉल्स लेते हैं। ये बॉल हवा से भरी हुई है एंड ये बॉल सॉलिड है, यानी लोहे की है। अगर हम इन दोनों बॉल्स को सेम ही वेलोसिटी से आगे की तरफ भेजें, यानी जितनी वेलोसिटी ऊपर वाली बॉल की है उतनी नीचे वाली बॉल की है, तो जो ऊपर वाली बॉल है वो इस ऑब्जेक्ट से टकरा कर रुक जाएगी, पर जो नीचे वाली बॉल है वो इस ऑब्जेक्ट से टकराई एंड इसे थोड़ी दूर आगे ले गई। पहली वाली बॉल का इम्पैक्ट कम है पर दूसरी वाली बॉल का इम्पैक्ट ज़्यादा है। तो जो इम्पैक्ट है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है एंड मास के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि पहले वाली बॉल का मास कम था क्योंकि उसके अंदर हवा भरी हुई थी, पर दूसरी वाली बॉल लोहे की थी, यानी उसका मास ज़्यादा था। तो जो इम्पैक्ट होता है वो वेलोसिटी एंड मास दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर कोई चीज़ चल रही है तो उसका इम्पैक्ट कितना होगा वो हम मास एंड वेलोसिटी से पता कर सकते हैं। तो इस इम्पैक्ट को ही न्यूटन ने कहा था मोमेंटम। तो हमें एक नई चिड़िया मिल गई जिसका नाम है मोमेंटम। एंड ये मोमेंटम दो चीज़ पे डिपेंड करता है, मास एंड वेलोसिटी। एंड हम इस मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं p से, मास को रिप्रेजेंट करते हैं m से एंड वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं v से। तो हमारा मोमेंटम यानी p इज इक्वल टू mv। तो ये हमें मिल गया मोमेंटम का फॉर्मूला। तो अब हम सेकेंड लॉ का फॉर्मूला देखते हैं। तो मान लो कि ये कार है एंड इस कार का मास है m एंड इसकी जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से ये चल रही है वो है u। तो अगर हम इसके मोमेंटम की बात करें तो मान लेते हैं कि इसका मोमेंटम है p1 एंड मोमेंटम मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो p1 इज इक्वल टू mu आ जाएगा। एंड जब कार के ड्राइवर ने कार को एक्सेलरेट करा तो कार के ऊपर एक फोर्स लगेगी एंड उस फोर्स की वजह से कार की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो मान लेते हैं कि अब इसकी वेलोसिटी v है। तो अगर हम मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो मान लो इसका मोमेंटम अब p2 है। तो p2 इज इक्वल टू m यानी मास एंड v यानी वेलोसिटी। तो हमें p2 एंड p1 दो मोमेंटम मिल गए इस कार के। अगर हम चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम अब हमें एक मोमेंटम मिला है p2 एंड इनिशियल मोमेंटम यानी पहले वाला मोमेंटम क्या है? p1। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? p2 माइनस p1 एंड p2 क्या था? mv एंड p1 क्या था? mu। तो इनके अंदर से हम m कॉमन ले सकते हैं। तो m बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा? v माइनस u। तो चेंज इन मोमेंटम m v माइनस u होगा। एंड अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करें, अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है वो देखते हैं। अगर कहीं पर रेट आ जाए तो हमें ये समझ लेना है कि हमें उस चीज़ को टाइम से रिलेट करना है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया कि कितना मोमेंटम पर्टिकुलर टाइम में चेंज हुआ है। तो अगर हम चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मिल जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? mv माइनस u बाई टी। एंड मोशन चैप्टर में से हमें एक चीज़ मिलती है
कि a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, a यानी एक्सेलरेशन। तो इस इक्वेशन के अंदर हम v माइनस यू बाई टी को a से रिप्लेस कर सकते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या आ जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा ma। एंड न्यूटन ने कहा था अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये है फोर्स, ये है साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। एंड क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को इसके सामने लिखेंगे। अगर कहीं पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का हुआ है तब हम इसे 1 बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिखते हैं। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज़्यादा है तब हमें उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम है तो उसके ऊपर हमें कम फोर्स लगानी पड़ेगी। यानी जैसे जैसे एक क्वांटिटी बढ़ेगी वैसे वैसे दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। तो यही मतलब है इस साइन का। अगर इस साइन को हमें हटाना है तो हमें एक कांस्टेंट चाहिए एंड उस कांस्टेंट को हम के से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब ये साइन हटेगा तो इज इक्वल टू एंड कांस्टेंट आ जाएगा। तो f इज इक्वल टू के एम ए एंड इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1। तो हमारे पास आ जाएगा f इज इक्वल टू एम ए। तो हमें यहाँ पर एक फोर्स का फॉर्मूला मिल गया जो कि है मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर हम फोर्स की SI यूनिट पता करना चाहें तो हम इस इक्वेशन के अंदर मास एंड एक्सेलरेशन की SI यूनिट रख देते हैं। तो मास की SI यूनिट होती है kg एंड एक्सेलरेशन की SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो फोर्स की यूनिट होगी वो होगी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम इसे ही कहते हैं न्यूटन। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। एंड अगर हम 1 न्यूटन फोर्स की बात करें एंड यूनिट का मतलब होता है 1, तो 1 न्यूटन या यूनिट फोर्स एक ही बात है। तो F इज इक्वल टू एम ए होता है एंड यहाँ पर हमारे पास फोर्स है 1 न्यूटन का। तो मास क्या हो जाएगा 1 kg एंड एक्सेलरेशन भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। एंड 1 न्यूटन वो फोर्स होती है जो 1 kg के ऑब्जेक्ट को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर दे। यानी अगर 1 न्यूटन फोर्स एक kg के ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है तो वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से चलना शुरू हो जाएगा। इस न्यूटन के सेकेंड लॉ को हम एक क्रिकेट फील्ड में देख सकते हैं। जब एक क्रिकेट मैच चलता है तो जब बॉल एक फील्डर के पास आती है तो वो बॉल को कैच करता है एंड अपने हाथों को थोड़ा पीछे ले जाता है। तो क्यों वो अपने हाथों को पीछे लेके जाता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है वो देखते हैं। तो जब बॉल चल रही थी तब उसकी कुछ वेलोसिटी थी एंड उसका कुछ मास था, पर जब फील्डर उसे कैच कर लेगा तब बॉल रुक जाएगी यानी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। एंड हमें पता है मोमेंटम मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो जब बॉल रुक जाएगी तो मोमेंटम m इंटू 0 हो जाएगा यानी 0 हो जाएगा। तो पहले मोमेंटम कुछ था पर अब मोमेंटम कुछ नहीं रहा यानी मोमेंटम के अंदर चेंज आ गया। एंड अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करें तो हम जो चेंज इन मोमेंटम है उसे टाइम से डिवाइड कर दें तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मिल जाएगा। एंड न्यूटन ने क्या कहा था, फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फोर्स है एंड टाइम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स कम लगेगी एंड अगर टाइम कम हुआ तो फोर्स ज़्यादा लगेगी। जब वो अपने हाथ पीछे लेके जाता है तो टाइम इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जब टाइम इंक्रीज होगा तो फोर्स डिक्रीज होगी, तब उसके हाथों के ऊपर फोर्स कम लगेगी। तो इसी वजह से वो टाइम को इंक्रीज करता है ताकि उसके हाथ के ऊपर कम फोर्स लगे। तो अब एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो यह क्वेश्चन एंड इसके अंदर हमें दिया हुआ है कि हमारे पास एक 5 kg का ऑब्जेक्ट है एंड हमने एक फोर्स लगाई उसके ऊपर 2 सेकेंड के लिए। एंड पहले उसकी वेलोसिटी थी 3 मीटर पर सेकेंड, बाद में उसकी वेलोसिटी होगी 7 मीटर पर सेकेंड। तो हमें बताना है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है।
तो हमें दिया हुआ है मास जो कि है 5 kg, इनिशियल वेलोसिटी जो कि है 3 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी जो कि है 7 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करता है एंड फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड हमें टाइम भी दिया हुआ है जो है 2 सेकेंड्स। तो हमें पता है f इज इक्वल टू ma होता है। एंड एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू बाई टी। तो f इज इक्वल टू ma के अंदर a की वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू m v माइनस यू बाई टी। तो हमारे पास m है, u है, v है एंड t भी है। तो इसके अंदर जब हम वैल्यूज़ रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो तुम्हें इसके अंदर वैल्यू रखनी है एंड इसे कैलकुलेट करके तुम नीचे कमेंट कर देना। तो अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट के अंदर दिया हुआ है कि अगर जो फोर्स है वो 5 सेकंड तक लगी तो हमें बताना है कि उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो जैसे पिछले पार्ट के अंदर ऑब्जेक्ट की पहले वेलोसिटी थी 3 मीटर पर सेकंड एंड जब फोर्स 2 सेकंड के लिए लगी तो उसकी वेलोसिटी होगी 7 मीटर पर सेकंड। वैसे ही अगर वही फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर 5 सेकंड तक लगी तब उस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी वही बताना है, यानी हमें v बताना है। v यानी फाइनल वेलोसिटी। एंड हमें मास दिया हुआ है जो कि है 5 kg एंड हमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है यानी u जो कि है 3 मीटर पर सेकंड एंड t हो गया 5 सेकंड। तो अगर हम फार्मूला देखें f इज इक्वल टू m v माइनस यू बाई टी, तो इसके अंदर हमें सारी चीज़ें मिल गई सिवाय v एंड f के। v तो हमें कैलकुलेट करना है एंड हमें f चाहिए, f यानी फोर्स। तो फोर्स कहाँ से आएगी? तो जो तुमने पहले कैलकुलेट करी थी वही तो फोर्स है एंड उसे ही हमें इस क्वेश्चन के अंदर रखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है वही फोर्स अब 5 सेकंड के लिए लग रही है, यानी फोर्स तो उतनी लग रही है। तो अगर हम इस t को इधर भेजें तो यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके ये मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस यू। एंड अगर हम इस m को इधर भेजें तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड जाके ये डिवाइड होगा। तो v माइनस यू इज इक्वल टू एफ टी अपॉन एम। एंड हमें निकालना है v, तो v को इधर ही रखते हैं एंड u को भी उस साइड भेज देता है। u यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो इस साइड जाके ये ऐड होगा तो v हमें मिल जाएगा एफ टी अपॉन एम प्लस यू। अब इसके अंदर हमें सारी वैल्यूज रखनी है एंड आंसर आ जाएगा। तो इसे भी कैलकुलेट करके तुम नीचे कमेंट कर देना। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर आ रहा होगा। अगर कुछ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो।